मर्दों के बाल काटने वाली बहू। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में रहने वाली बानी आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे हमेशा से साज सज्जा का बड़ा शौक था। शायद यही कारण था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसने पार्लर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया। उसके पिता ने उसके इस सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे लगाए। सौभाग्यवश बानी का ब्यूटी पार्लर अल्प समय में ही मशहूर हो गया। अब हर वक्त पार्लर के भीतर लड़कियों की बड़ी भीड़ जमी रहती थी। आज भी वो मेकअप करने में मशरूफ थी। ये लो श्वेता, तुम्हारा मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्वेता जैसे ही शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखती है तो बानी के मेकअप का बखान करते हुए कहती है, वाह बानी, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। तभी तो मेरे पाँव बानी ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाते ही नहीं। थैंक यू श्वेता। बानी के ब्यूटी पार्लर के बगल में ही केशव हेयर ड्रेसर वाला था। केशव पेशे से एक नाई था। वो मर्दों के बाल काटकर अपनी मेहनत की कमाई बिलासपुर में रह रही अपनी माँ शांति को भेज दिया करता था। केशव का ये स्वभाव बानी को बेहद पसंद था कि वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन बानी कहती है, केशव, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बानी, तुम तो भली तरह से इस बात से वाकिफ हो कि मेरी माँ के ख्यालात कैसे हैं। उन्हें बहू का घर से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं। शादी होने तक हमें इस बात को उनसे छिपाना होगा। ठीक है केशव, मुझे मंजूर है। अगले सप्ताह केशव अपनी माँ शांति देवी को दिल्ली शहर बुलाता है, जहाँ दोनों परिवार आपसी रजामंदी से केशव और बानी की शादी करा देते हैं और बहू बनकर बानी दिल्ली के बेगमपुर से बिलासपुर गांव आ जाती है। शांति पहले ही दिन से बानी पर जिम्मेदारियों का बोझा बरसाते हुए कहती है, बानी बहू, आज तेरी चूल्हा पूजन की रस्म है, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। बानी खुश मन से खाना पकाकर अपनी सास और पति को परोसती है। शांति उसकी सराहना करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। शांति को खुश देखकर बानी मन में कहती है, इस समय सासू माँ बेहद खुश हैं। यही मौका है बानी अपने ब्यूटी पार्लर की पहल करने की। सासू माँ, दरअसल मैं गांव में अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर कमाएंगे तो आमदनी भी बेहतर होगी। ये सुनकर शांति देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बानी पर बिगड़ जाती है। सुन बहू, तुझे शहर में जितना साज श्रृंगार करना था सो तूने कर लिया। बिलासपुर गांव बरसों से पुरुष प्रधान रहा है। अपने हाथों के हुनर को घर के कामों में इस्तेमाल करना सीख। खबरदार जो ससुराल की सीमा से बाहर जाकर अपना ये ब्यूटी पार्लर के शौक को साधने की कोशिश की। शांति का रूखा स्वर सुनकर बेचारी बानी चुप्पी साध लेती है। केशव गांव से कुछ कोस की दूरी पर नाई की दुकान खोल लेता है। उसके हाथ की सफाई के चलते हर एक पुरुष उसी से बाल कटवाने लगते हैं। समय बीतता है। दिन, सप्ताह और सप्ताह 6 महीने में बदल जाते हैं। मगर एक रोज घर लौटते समय केशव के साथ बड़ी घटना घटती है। उस हादसे में केशव अपने दोनों हाथ गंवा देता है। केशव की इस अपंगता से घर की दशा बद से बदतर होने लगती है। वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। फिर एक रोज बानी को खबर मिलती है कि केशव की नाई की दुकान को तितर बितर किया जा रहा है। वो भागकर वहां आती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब केशव के हाथ कटकर उसकी कमाई और मेरे किराए का जरिया ही मिट गया तो ये नाई की दुकान रहकर क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाल काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने पति की जगह अब से मैं इस दुकान को चलाऊंगी। तुम लोगों के बाल काटो या जेब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपना बकाया और हर महीने पैसे भरते रहना। अच्छा, जयराम जी की। उस रात बानी गहरे शोक के सागर में डूबी हुई कहती है, ये कैसी बेबसी है भगवान। मुझे अपने सास और पति का पेट भरने के लिए उन्हीं से छुपते छुपाते अब नाई बनकर मर्दों के बाल काटने होंगे। अगले दिन बानी सवेरे सारा कामकाज निपटा लेती है। जैसे ही शांति औरतों की मंडली में बैठने के लिए घर से निकलती है, बानी कहती है, बस यही मौका है। अब सासू माँ सांझ से पहले घर नहीं आएंगी, मुझे जाना होगा। बानी अपनी नाई की दुकान पर पहुंचकर पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी गिरिजा आकर कहता है, अरे बहिनी, जरा जल्दी से हमारी हजामत बना दियो। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए। बानी झटपट से गिरजा के बाल काट देती है। अरे वाह, बाल तो बड़े ही सफाई के साथ काटे हैं। शुक्रिया भाई जी। कितना पैसा हुआ? महज 50 रुपए। गिरिजा बानी को बाल की कटाई देकर चल देता है। शुक्र है, बोनी बट्टा तो हुआ। हर एक दिन के साथ बानी की दुकान पर बाल कटवाने वाले मर्दों की बड़ी भीड़ लगने लगती है। बानी उन पैसों को जोड़ बटोर रही थी। एक रोज, सिर्फ मर्दों के बाल काटने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपनी इस
नाई की दुकान को आधियात कर दूं। इससे मर्दों के साथ औरतें भी अपना साज श्रृंगार कराने आएंगी और मेरी कमाई और बेहतर होगी। बानी मर्दों के बाल काट कर जोड़े हुए पैसे से अपनी उस नाई की दुकान में जान डाल देती है। वो वहाँ से गुजरने वाली औरतों से ब्यूटिशियन की बात को साझा करती है। शुरुआती दिनों में तो गिनती की इक्की दुक्की औरतें वहाँ आती, मगर अब उनकी संख्या बहुतायत बहुओं में ले ली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बहनों, आओ ना। उस वक्त बानी एक पुरुष के बाल ही काट रही थी। उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे बानी बहन, आपको मर्द जात के बाल काटने में झिझक नहीं होता? अरे ये तो सोच की बात है। जल्दी से मेरा सुंदर सा श्रृंगार कर दो, शादी में जाना है। ये देखो, ये पूरा पैकेज 1500 का पड़ेगा, मगर इस मेकअप का निखार लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अरे पैसे की फिक्र ना करो, रूप सुंदर दिखना चाहिए। बानी बारीकियों के साथ रमीला का मेकअप करती है, जिसे देख रमीला कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। सचमुच रमीला, एक ही पल में तुम्हारा मुरझाया वो चेहरा खिल उठा। अब जरा जल्दी से मेरा भी जूड़ा बना दो। उस रोज बानी की कमाई बुलंदियों पर थी। महीने भर के भीतर ही वो सारा कर्जा चुकता कर देती है। फिर एक रोज बातों ही बातों में रमीला कहती है, अरे शांति मौसी, आपकी बहू मर्दों के बाल काटने के साथ चकाचक मेकअप करती है। अरे कैसी बहकी बातें कर रही है तू रमीला? मेरी बहू ऐसा करती तो मुझे खबर नहीं होगी? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? तू चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख तेरी बहू क्या करती है। हाँ चल, मैं भी देखती हूँ तेरी बात में कितनी सच्चाई है। शांति रमीला के साथ रुख करते हुए बाजार आ पहुँचती है। दोनों सास बहू की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। शांति अपनी बहू बानी को मर्दों के बाल काटता देखकर बौखलाई हुई घर आती है। आने दो, आज इसकी खैर नहीं। एकाएक बानी घर में कदम रखती है। आ गई मेरी बेशरम बहू, मर्दों के बाल काट कर। अरे मर्दों के बीच बैठकर उनके बाल काटते तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आई? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अब कहना सुनना बाकी क्या बच गया? क्यों माँ जी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? मेहनत करके कमाने में बुराई क्या है? बालों की कटाई मेरे ब्यूटिशियन की कला का हिस्सा है। अगर मैं औरतों के बाल काट सकती हूँ तो मर्दों के बाल काटने में क्या हर्ज है? बहुओं के लिए आखिर इतने बंधक क्यों? सासू माँ, जब तक हम सही हैं सब सही है। बानी की बातें शांति की रूढ़िवादी सोच को एक नया आयाम देती हैं और वो कहती है, बहू आज तूने अपनी बुद्धू सास की भटक खोल दी। अब तू बेझिझक अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर। उस रोज बानी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने मर्दों के बाल काटने को अपना बिजनेस बना लिया। जहां कुछ जन बानी के हौसले को सराहते हैं तो वहीं कुछ लोग आज भी अक्सर उसके काम का बुरा बखान करते हैं। पतंगों की शौकीन चुड़ैल। अरे ये कैसा दिन है, सुबह से एक बार भी हवा नहीं चली है। मेरा मन कितना कर रहा है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर हवा ही नहीं होगी तो मैं पतंग कैसे उड़ाऊंगा? अरे भाई, पतंग उड़ाने के लिए हवा की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। अभी देखो मैं तुम्हें पतंग कैसे उड़ाकर दिखाता हूँ। हरिया इतना कहते ही पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ने लगती है, जिसे देख केशव हरिया से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी पतंग तो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ रही है। काश ऐसी पतंग उड़ानी मुझे भी आती। अरे मैं पतंगों का तो बहुत बड़ा शौकीन हूँ। बचपन से यही काम तो मैंने किया है। अब देखना मैं दूसरों की पतंग कैसे काटूंगा। ऐसा कहकर हरिया पतंग काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पतंग खुद ही कट जाती है, जिसे देखकर केशव और हरिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी केशव कहता है, अरे हरिया भैया देखो, तुम्हारी पतंग कट गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पतंग तो सबसे अलग थी और मेरी पतंग के पास तो कोई पतंग भी नहीं थी। तभी आसमान में काले रंग की एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक चुड़ैल का मुंह बना होता है। चुड़ैल के मुंह से आवाज आती है, मेरी पतंग के आगे यहाँ किसी की भी पतंग ऊपर नहीं उड़ेगी। तभी अचानक से पतंग गायब हो जाती है और धीरे धीरे आसमान में जितनी भी ऊंचाई पर पतंगें उड़ रही थीं, चुड़ैल की पतंग उन सभी को काट देती है। जिसके बाद एक छत पर से चुड़ैल अपनी पतंग को उड़ाते हुए गांव के लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे मेरे सामने तुम लोगों की पतंग कहाँ टिक पाएगी? इस पूरे गांव में मेरी जैसी पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। मैं हूँ पतंग की शौकीन चुड़ैल, किसी को टिकने नहीं दूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल को एक छत से पतंग उड़ाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में चुड़ैल का हाहाकार फैल जाता है और गांव के चारों कोनों में केवल चुड़ैल की ही बातें चल रही होती हैं। अरे भैया तुम्हें क्या बताएं, हमारे गांव में तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो चुड़ैल पतंग की इतनी शौकीन है कि सबकी पतंग काट देती है। आसमान में केवल उसकी भूतिया पतंग ही दिखाई देती है।
अरे हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है, लेकिन वो चुड़ैल आई कहाँ से और हमारे गांव में कर क्या रही है? तभी वहां हरिया सिर खुजाता हुआ पहुंच जाता है, जिसे देखकर रामू और नंदू उससे कहते हैं, अरे हरिया भैया, कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों टपक रहा है भाई? अरे कहीं इन्होंने भी तो पतंग की शौकीन चुड़ैल को नहीं देख लिया? उन दोनों की बात सुनकर हरिया उनसे पूछता है, अरे अरे, ये पतंग की शौकीन चुड़ैल कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तभी नंदू और रामू हरिया को गांव की पतंग की शौकीन चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर हरिया उन दोनों से कहता है, ये क्या, मेरे होते हुए इस गांव में दूसरा पतंग का शौकीन कैसे हो सकता है? इस चुड़ैल की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। इसका मतलब ये सब चुड़ैल ने ही किया था। चुड़ैल से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो हरिया भाई साहब, भला तुम कहाँ चुड़ैल के सामने टिक पाओगे? वो एक चुड़ैल है और ऊपर से पतंग की शौकीन भी है, लेकिन तुम तो मामूली से आदमी हो, तुम कहाँ चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हो? अरे अरे, तुम इन्हें ललकार रहे हो। हरिया भैया को तुम जानते नहीं हो कि हर साल पतंग के कंपटीशन में हरिया भैया ही जीता करते हैं। अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन चुड़ैल के आगे कोई नहीं जीत सकता। चुड़ैल के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता? अब तो चाहे कछू हो जाए, मैं चुड़ैल को हरा कर ही रहूंगा। हरिया रोज रोज अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग की शौकीन चुड़ैल बार बार उसकी पतंग काट देती है, जिसकी वजह से हरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जब जब हरिया की पतंग करती, तब तब हरिया को चुड़ैल एक छत पर से पतंग उड़ाते हुए दिखाई देती। इस बार जैसे ही हरिया की पतंग करती है, हरिया चुड़ैल को देखते ही उसे ललकारना शुरू कर देता है। अरे अरे चुड़ैल की अम्मा, अगर तुझे पतंग उड़ाने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, मुझसे कंपटीशन लगा ले। अगर तू जीत गई तो मैं जिंदगी में कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तू हार गई तो तुझे ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। गायब होने से पहले चुड़ैल हरिया की बात सुन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल हरिया से कहती है, तू मुझसे कंपटीशन लगाएगा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं पहले ही पतंग कंपटीशन में 100 मेडल ला चुकी हूँ? लेकिन कोई नहीं, तुझे हराकर मुझे बहुत मजा आएगा। कल ही हमारे गांव में हम लोग पतंगबाजी का कंपटीशन रखेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पतंग का शौकीन कौन है। मुझे सब मंजूर है, तुम बस कल हारने की तैयारी कर लो। कल तो मैं ही जीतूंगी। मेरे अलावा इस गांव में कोई भी पतंगबाजी का शौकीन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग चुड़ैल और हरिया की पतंग कंपटीशन का इंतजार करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग पतंग कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद एक तरफ एक छत पर हरिया खड़ा होता है, दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग के साथ खड़ी होती है। तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा एक सीटी बजाता है, जिसके बाद दोनों अपनी पतंगों को उड़ाना शुरू करते हैं। आज तो मैं ही जीतूंगा और तुझे इस गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। बिल्ली के सामने चूहा आखिर जीत कैसे सकता है? आखिर मैं बिल्ली चूहे को खा ही जाऊंगी। देखते ही देखते हरिया और चुड़ैल दोनों ही आसमान में पतंग को उड़ाने लगते हैं। दोनों की पतंग आसमान में ऊंचाई को छूने लगती है। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अगर ये जीत गया तो मुझे इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे इसकी पतंग को काट देना चाहिए। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग से हरिया की पतंग को काटने ही वाली थी। जैसे ही चुड़ैल की पतंग हरिया की पतंग से जाकर टकराती है, वैसे ही उसकी पतंग अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल भी अपने आप जलने लगती है और जलते हुए चुड़ैल कहती है, ये क्या, तुमने मेरे साथ धोखा किया है? तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं दोबारा जरूर आऊंगी और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही तो मैं चाहता था चुड़ैल। मैं पहले ही अगोरी बाबा के पास जाकर उनकी भभूति अपने पतंग पर लगवा कर लाया था, ताकि जैसे ही तू मेरी पतंग काटने की कोशिश करे, तेरा सर्वनाश हो जाए। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी हरिया कंपटीशन में विजेता होता है। चारों तरफ शहनाई बज रही थी। चंदन और हल्दी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। तभी पल्लवी की सास ममता पल्लवी के पास आती है और उससे कहती है, अरे पल्लवी तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है।
और तुझे पता है ना, हमें और भी बची हुई रस्में करनी है। हाँ चल अब जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद तुझे पान वाली रस्म करनी है। ये कहकर ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद पल्लवी अपनी दोस्त रागिनी की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार ये कैसी रस्म है जिसमें मुंह में पान रखना पड़ता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ऐसी रस्म। और फिर कितना गंदा लगता होगा एक पेड़ के पत्ते के अंदर कुछ सुपारी रखकर अपने मुंह में रखना। अरे पागल, तू ऐसा क्यों सोच रही है? पान तो बड़ा ही मीठा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि तुझे क्या ही बताऊं। नहीं नहीं, मुझे ये पान वान की रस्म नहीं करनी है, मुझे इस रस्म से बचा ले यार। देख पल्लवी, ये रस्म बहुत अच्छी है। और यार तूने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, खाई के पान बनारस वाला, हाँ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हाँ फिर तो ऐसा करे कमाल कि सीधी कर दे सबकी चाल। रागिनी की बात सुनकर पल्लवी जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे तू भी क्या यार, जब देखो मजाक करती रहती है। चल अब हम दोनों रस्म के लिए चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो दोनों रस्म में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ममता पल्लवी के मुंह में एक पान रखती है और उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। सभी घर के लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं, तभी पल्लवी की सास अपनी जेठानी से कहती है, अरे जीजी देखो ना कितनी सुंदर है हमारी पल्लवी, मेरे बेटे के तो भाग्य खुल गए, और हमारी भी इतनी संस्कारी और प्यारी बहू जो मिली। हाँ ममता, तू सही कह रही है, इतनी अच्छी बहू तो किस्मत से ही मिलती है। सभी लोग आपस में हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, तभी ममता पल्लवी से पूछती है, अरे बहू तू भी कुछ बोल ले, क्या हुआ? तेरे मुंह में घी जम गया है क्या? अरे माँ जी, मेरे मुंह में पान है, अब कैसे बात करूं? पल्लवी को ऐसी बात करता हुआ देख सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद ममता कहती है, अरे कोई नहीं बहू, तू पान खा। ममता के कहने के बाद पल्लवी अपने मन ही मन सोचती है, अरे जितना मैं सोच रही थी इस पान के बारे में, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। बहुत ही मजा आ रहा है इसे खाने में। और देखो तो सही, मेरा हाथ और मुंह कितना लाल हो गया है। अरे वाह, क्या बात है इस पान में। पल्लवी की रस्म खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब पल्लवी को पान खाना बहुत पसंद हो जाता है। वो हर रोज अपने लिए एक पान बनाती और खाने लगती। एक दिन वो पान खाते खाते रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास आ गई और उससे कहने लगी, पल्लवी आज इतनी देर कैसे हो गई खाना बनाने में? अरे माँ जी थोड़ा रुको, अभी लाती हूँ खाना। अरे बहू तू फिर पान खा रही है क्या? तुझे पता है ना पान खाते हुए खाना नहीं बनाते, क्या पता सुपारी कब खाने के अंदर गिर जाए। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? हाँ मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? ममता पल्लवी को डांट फटकार के वहां से चली जाती है, जिसके बाद पल्लवी जल्दी से खाना बनाकर सबको खाने की टेबल पर बुला लेती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। अरे आओ बैठो, खाना खाओ। अरे क्या पल्लवी, तुम रोज रोज पान ठूस कर हम लोगों को खाना देती हो, मुझे तो बहुत घिन आती है। जाओ पहले पान थूक कर आओ, देखो तुम्हारा मुंह कैसा लाल हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब देखो पान खाती रहती हो। अरे वैसे भी औरतों के मुंह पर लिपस्टिक अच्छी लगती है, ना कि मुंह में पान। अरे आप मुझे डांट क्यों ले हो, पानी तो है। मैं तो इसे समझा समझा कर पागल होती जा रही हूँ, पर यह है कि पान खाना छोड़ ही नहीं रही है। अब बताओ मैं क्या करूं इसका? घर के सभी लोग पल्लवी को बहुत ज्यादा डांटते हैं, जिसके बाद पल्लवी गुस्से से पान थूक कर कहती है, अरे आप लोगों ने तो मुझे पान खाना सिखाया है, और अब जब मैं पान खाती हूँ तो आप लोगों को दिक्कत होती है। हाँ अब मैं क्या करूं? मैं तो कितने समय से इसे छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आदत छूट ही नहीं रही। देखो पल्लवी, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये पान खाने की आदत को छोड़ना ही होगा। ये तो केवल एक रस्म थी, तुमने तो पान को अपनी आदत ही बना लिया। अरे मैंने पान ही तो खाया है, इसमें कौन सा जुल्म कर दिया जो आप लोग मुझे इतना डांट रहे हो? ऋतिक उसकी एक भी बात सुनना पसंद नहीं करता और वहां से चला जाता है। ऐसे ही ममता खाने की टेबल से उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कई समय तक ऋतिक और उसका परिवार पल्लवी के पान खाने की समस्या से परेशान रहता है। लेकिन अब उन्हें पल्लवी की आदत होने लगती है। अब पल्लवी कोई भी काम करती तो यहाँ वहां पान थूक देती, फिर चाहे रसोई में खाना बनाते समय या फिर अपनी सास के जुएं निकालते समय वो जहां देखती वहीं पान थूक देती, जिसकी वजह से घर की कई दीवारों के कोने लाल लाल होने लगे थे।
वहीं दूसरी तरफ पल्लवी का मुंह और उसके दांत भी बिल्कुल लाल हो गए थे। एक दिन पल्लवी घर के सभी सदस्य के साथ खाना खा रही होती है, तभी अचानक से खाना खाते खाते उसके मुंह से खाना बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ऋतिक कहता है, अरे पल्लवी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है क्या? तभी पल्लवी की नजर उसके मुंह से बाहर निकले हुए खाने के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर उसके टूटे हुए दांत और खून भी होता है। ये सब देखकर पल्लवी रोने लगती है और ऋतिक से कहती है, ऋतिक जी देखिए, मेरे मुंह के दांत भी बाहर निकल गए। अब मैं क्या करूं? मैं इस आदत को कैसे छोड़ दूं? मुझे लगता है पान खाने की वजह से ये सब हो रहा है। ऋतिक उसे चुप कराता है और उसे कहता है, तुम दिल से छोड़ना चाहती हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवा लूंगा। उसके बाद तुम धीरे धीरे पान खाने की आदत को छोड़ दोगी और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी। अगले ही दिन ऋतिक अपनी पत्नी पल्लवी को एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर पल्लवी के बहुत सारे चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद वो उसके दांतों से मशीन के द्वारा पान का रंग उतार देते हैं और उन्हें दवाई देते हैं। ऐसे ही अब धीरे धीरे पल्लवी की पान खाने की आदत छूट जाती है और उसके दांत दोबारा से ठीक हो जाते हैं और अब वे पान की जगह अपने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बरसात में चुड़ैल के चाय पकौड़े। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है। हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है, भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है? यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा, लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है, लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं, ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकल कर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए, कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े हो या करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती। अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक हम पर रहम कीजिए, देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो?
आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए, आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही इन्हें देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे। चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है? चलो, इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और, तुम सभी यहाँ काम करते हो, जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या? हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और, वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसके हमशक्ल को देखती है, वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा, वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो, मेरे पति जैसे भी थे उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ। अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। 5 प्रेग्नेंट बहनों के जादुई बच्चे। शहर से कोसों दूर रामगढ़ में बूढ़ा सुखराम एक बेरंग पुरानी झोपड़पट्टी में अपनी 5 बेटियों के संग रहता था। उसकी 5 बेटियां देवी माँ की आराधक थी।
वह काफी रूपवती थी। आज सुखराम थका हारा घर आता है, तभी उसकी बड़ी बेटी आंचल उसे खाना परोसती है। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए। बिटिया, मुझे रत्ती भर भी भूख नहीं। क्या बात है पिताजी, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस बूढ़े बाप के कंधे पर 5 जवान बेटियों के विवाह का बोझ हो, उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। बस किसी भी तरह अपने जीते जी तुम 5 का कन्यादान कर दूं तो चैन की सांस आए। एक रोज 5 भाइयों का समूह काम के सिलसिले से गांव में दस्तक देते हैं। इस चिलचिलाती धूप की किरणें तो तन बदन में आग लगा रही हैं। भैया, प्यास के मारे मेरा तो कंठ सूखा जा रहा है। 5 भाइयों के कदम चलते हुए सुखराम के घर के आगे रुक जाते हैं और वह किवाड़ खटखटा कर कहते हैं, कोई है अंदर? ओसारे में बैठा सुखराम बाहर आकर कहता है, आपको आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अतिथि हो क्या? जी हाँ, नमस्ते। हम दूर दराज के गांव से चलकर आए हैं। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुखराम उन 5 को एकटक निहारते हुए घर के भीतर बुलाता है, जहाँ उसकी 5 बेटियां उनका स्वागत सत्कार करती हैं। तभी शाम का अंधेरा घिर आता है। अच्छा, अब हमें चलना होगा। अरे बेटा, इतनी देर शाम को कोई घोड़ा गाड़ी मिलना मुश्किल है और मौसम का रुख भी ठीक नहीं। मेरी मानो तो यहीं रुक जाओ। तूफान के चलते वो कई दिनों तक उनके घर पर रहते हैं और कुछ ही दिनों में 5 बहनों के प्रेम में पड़ जाते हैं, जिसे देख सुखराम हंसी खुशी उनकी शादी उन 5 भाइयों के साथ कर देता है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। दामाद जी, मुझ गरीब पिता के पास सिवाय आशीर्वाद देने को कुछ नहीं है। मेरी फूल सी बच्चियों का ख्याल रखना, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है। 5 अपने पतियों के संग ससुराल चली आती हैं, जहां उनकी माँ कमला कहती है, वाह मेरे कपूतों, इसी दिन के लिए तकलीफ सहकर भूखा रहकर तुम्हें पाला पोसा था ताकि तुम अपनी मर्जी से ब्याह रचा लो। सोचा था तुम 5 का ब्याह खानदानी रईस घराने में करूंगी ताकि मोटी रकम हाथ लगे, पर लुगाइयों की गोरी चमड़ी के आगे तुमने दमड़ी के सारे द्वार बंद कर डाले। तुमने मेरे अरमान मिट्टी में मिला दिए। कमला एक नंबर की मक्खर और कंजूस औरत थी। जहाँ बात रुपयों पैसों की आती, वह बनियों से ज्यादा कंजूसी किया करती थी। समय गुजरता है लेकिन क्रूर कमला के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। अरे मेरी नाम की बहुओं, सुन रही हो? निपट तो नहीं गई? क्या बात है सासू माँ, आज आप सवेरे सवेरे गला क्यों फाड़ रही हैं? सासू माँ, आपको देखकर मुझे तो शोले के गब्बर की याद आती है। फर्क सिर्फ ये है कि वो पिस्तौल की गोली तानता था और आप अपने बोली की गोली से हमारे फूल से कलेजे को छल्ली करती हैं। सासू माँ, जितना खुश हम आपको करने की कोशिश करते उतना अगर मोगैम्बो के लिए किया होता तो वो भी बोल चुका होता। मोगैम्बो खुश हुआ। ये सुन सभी जोर शोर से हंसने लगती हैं, जिसे देख जलोकड़ी कमला कहती है, सास की खिल्ली उड़ाते रत्ती भर की लाज शर्म नहीं आ रही है निकम्मियों। बत्ती सी दिखाना बंद करो और दफा हो यहाँ से। सास की फटकार सुन सभी अपने काम काज में लग जाती हैं और महीने गुजरने के साथ 2 साल बीत जाते हैं। ये पकड़ो अपनी गठरी और निकलो मेरे घर की दहलीज से। माँ जी, आप इतनी उखड़ी क्यों लग रही हैं? मेरे आगे ज्यादा नाटक मत करो। अरे कुलच्चनियों, अपने बाप के घर से खोटा सिक्का तक लेकर नहीं आई, मेरे अरमानों पर पानी फेर कर कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। तुम 5 की कोख सूखी हुई है। अब बस मैं तुम बांझ पखेरुओं को और नहीं झेलूंगी। 5 बहनें आंखों में आंसू लिए अपने पिता के घर लौट आती हैं। ये सदमा सुखराम सहन नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। एक रात 5 बहनें चटाई बिछाए जमीन पर सोई होती हैं, तभी एक देवी उनके सपने में प्रकट होकर कहती हैं, नींद से जागो पुत्रियों, देखो तुम्हारी सोनी गोद भर चुकी है। मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आई हूँ कि तुम 5 गर्भवती हो। तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे जादुई होंगे। आंचल, तुम्हारा अंश तुम्हें सोना, अंजलि का अंश हीरा, कोमल का अंश उसे पैसा, भारती का अंश भोजन और साधना का अंश बिजली पैदा करेगा। अचानक 5 बहनों की आंखें खुलती हैं। क्या तुम बाकियों ने भी वही सपना देखा? 5 का पेट उभरा हुआ एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। अरे ये एक ही रात में हमारे पेट में इतना उभार कैसे आ गया? क्या सचमुच हम गर्भवती हैं? इतने में अंजलि अपने पेट पर हाथ धरकर सहलाती हुई कहती है, अगर सचमुच मैं गर्भवती हूँ और अगर
तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मुझे इसी क्षण हीरे दो। अचानक अंजलि के पेट में बड़ी हलचल होती है और उसके नाभि से अनगिनत हीरों की बौछार होने लगती है, जिसे देख पांचों बहुत चक्की रह जाती हैं। फिर भारती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, मेरे कोख में पल रहे जादुई बच्चे, इसी पल मुझे 56 भोग से भरी खाने की थाली दो। एक चमकती रोशनी उजागर होने के साथ उनके सामने 5 थाली खाने की हाजिर हो जाती हैं। कितने अरसे से हमने इतना लजीज खाना नहीं खाया। पांचों बहनें पेट भर कर खाना खाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। सवेरे उनकी आंख खुलते वो पांचों अपने पेट में पल रहे जादुई बच्चे को सहलाती हुई उसे चूमती हैं कि एक आवाज घर के कोनों में गूंज उठती है, माँ, ये एकदम अनोखी घटना है। सभी के बच्चे जन्म लेने के बाद बोलना सीख पाते हैं, मगर हमारे बच्चे पेट में से ही माँ शब्द पुकार रहे हैं, क्योंकि ये जादुई बच्चे दैविक के वरदान हैं। अचानक गांव में जोरदार तूफान उठता है, जिस कारण बिजली के खंभे चारों ओर गिर पड़ते हैं और गांव से बिजली गुल हो जाती है। तभी रसिक नाम का व्यक्ति कहता है, न जाने सरकार हमारे इस पिछड़े गांव पर कब नजर डालेगी। इतने दिनों से बिजली कटी है, बच्चों का पढ़ना लिखना एकदम दूभर हो गया है। मेरे जादुई लाल, अपनी माँ की मदद कर मुझे अपने गांव वालों को मदद के वास्ते ढेर सारे रुपए दे। कोमल के पेट से एक रोशनी के साथ 2000 के नोट बरसने लगते हैं। वह उन पैसों से दोबारा पोलों का निर्माण कराती है। जगह जगह पोल तो लग गए, लेकिन बिजली कैसे पैदा होगी? ये सुन साधना आगे बढ़कर कहती है, देवी माँ ने मेरे जादुई बच्चे में बिजली का वरदान शायद इसी दुखद घड़ी को देखकर दिया था। मेरे जादुई बच्चे, मेरी मदद कर। साधना की नाभि से बिजली की सफेद झंझनाहट और चमक से सारे पोलों के तारों में बिजली पैदा होते ही सभी के घर रोशनी से चमक उठते हैं। देवी माँ, तुम पांचों के बच्चों को तंदुरुस्ती दे बिटिया। 9 महीने के गर्भ चक्र के पूरा होते ही पांचों अपने जादुई बच्चों को जन्म देती हैं, जिसकी भनक पड़ते ही उसकी सास और पति उनके पास दौड़े चले आते हैं। माँ जी, आप सभी यहाँ? बहू, तुम पांचों ने ससुराल की चौखट क्या लांगी, हमारी तो किस्मत रूठ गई, खुशहाली बदहाली में बदल गई। अचल, ये हमारा बच्चा है? हाँ, देवी माँ के वरदान का फल है ये जादुई बच्चे। हम कुछ समझे नहीं। हमारे जादुई बच्चों, जरा अपने जादूगर होने का करतब तो दिखाओ। पांचों के जादुई बच्चे उनकी गोद से उछलकर हवा में उड़ते हुए अपने मुंह से सोना, हीरा, पैसा, खाना और बिजली उगलने लगते हैं। चलो मेरी बच्चियों, सब रंजिशें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हमारे जादुई बच्चे सभी के बच्चों से एकदम अलग जो हैं। कमला अपने पांचों जादुई पोते की नजर उतार कर उन्हें चूमती है और सभी हंसी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। जब कोई दुखियारा उनके घर का दरवाजा खटखटाता तो वो जादुई बच्चे के द्वारा उनकी मदद करते थे। रितु, रितु, मेरी चाय कहाँ है? अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर रोज रोज चिकचिकबाजी करते रहते हो। अरे अगर थोड़ा सा लेट क्या हो गया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सुबह सुबह के कलेश से थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अरे हाँ, मेरे साथ रहने का तुम्हारा मन क्यों करेगा? तुम्हें तो मैं बोझ लग रही हूँ ना? अभी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां देखता है कि उसके ऑफिस में प्रिया नाम की नई लड़की आई हुई है। वो एक साइड अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी की नजर प्रिया के ऊपर ही अटक रखी थी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है और जैसे प्रिया लंच निकालती है कि तभी वहां पर अभी अपना लंच लेकर आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं अभी हूँ और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर प्रिया और अभी दोनों ही खाना खाने लगते हैं और वहां ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते प्रिया और अभी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन प्रिया अभी से बोलती है, अभी मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस ऑफिस के। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाओगे? अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर प्रिया एक बार फिर बोलती है, अभी तुम किस सोच में हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी उसको इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। ये सब देखकर प्रिया रोते हुए उससे बोलती है, मैं समझ गई, अभी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो।
नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी है। रुको। इतना कहकर अभी प्रिया का हाथ पकड़कर मंदिर में जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह अब वो प्रिया से शादी कर लेता है और वो अब प्रिया के साथ खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु अभी को फोन करती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कहाँ बिजी रहते हो जो रात रात भर बाहर ही रहते हो? अगर आज तुम घर नहीं आए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अरे यार, तुझे जहां जाना है वहां जाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? अभी ऋतु से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और उसकी सारी बात सुन लेती है। ये सब सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अभी से बोलती है, अभी तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्रिया प्रिया मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था कि इतने में तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। क्या सच बताने वाले थे तुम अभी? यही कि तुम मुझे एक धोखे में रख रहे हो। तभी तो तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाते, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पहली बीवी है। मैं पूछती हूँ, अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। वो औरत एक नंबर की नीच और गिरी हुई है। वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और के साथ बाबू शोना करती है। प्रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उससे डाइवोर्स चाहिए तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अभी थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। इस तरह अभी प्रिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। प्रिया अभी के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद अब अभी उसको समय नहीं देता, यहां तक कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बेचारी प्रिया उसको पागलों की तरह फोन मैसेजेस करती रहती, लेकिन अभी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं करता। बेचारी प्रिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ही घर में खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है? एक तो मेरे माँ बाबा मेरे साथ नहीं, ऊपर से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे मेरा पार्टनर भी मिला तो कैसा, जिसने पहले से ही एक शादी कर रखी है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो अभी के पास जाती है और उससे बोलती है, अभी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी की है ना, शादी होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? प्रिया, तुम्हें पता है ना, घर वालों की मर्जी से मेरी शादी हुई है और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं कब तक यूं गुमनाम बीवी बनकर रहूंगी? आखिर मुझे भी तुम्हारा नाम चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे या नहीं? प्रिया, तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो। मेरे पास तुम दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे काम है। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा टाइम उससे लगा रहता हूँ? ऐसा नहीं है। जितना समय तुम्हें मिलता है उतना ही समय उसे भी मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी तुम्हें अब सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर प्रिया अभी का फोन लेकर ऋतु को फोन करने लगती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिया और अभी दोनों ही ऋतु के पास अभी के घर में आते हैं, जहां वो देखता है कि ऋतु का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ प्रिया अधमरी हो रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु भी रो रही थी। वो देखकर अभी को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए अपनी पहली पत्नी ऋतु से बोलता है, मुझे माफ कर दो ऋतु। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो शायद मैं प्रिया के पास कभी गया ही नहीं होता। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, उससे शादी करके। मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि चंद मिनटों की खुशी के लिए मैंने दो जिंदगी खराब कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम दोनों।
ऋतु अभी की बात सुनकर उसको माफ कर देती है, लेकिन प्रिया का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि अभी ने उसको अभी तक अपनाया नहीं था। ये सब प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ऋतु उसको अपनी छोटी बहन बना लेती है और अभी उसके साथ सभी के सामने शादी कर लेता है। इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।